हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। जी हाँ, सेट नंबर 5। और इसमें क्या क्या है, अगर आप बारीकी से देखेंगे, ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस है। जी हाँ, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री का, उसके अलावा 10 क्वेश्चन मिलेगा इकोनॉमिक्स का, देन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। दैट मीन्स ये सभी सेक्शंस को कवर करता है, तो आप एक संपूर्णता में इसे देख सकते हैं। और ये बात की जाए बुक का, तो ये किरण पब्लिकेशन का है। जी हाँ, ये जो कि पूरी तरह से NCERT SCERT एंड इसमें PYQ भी मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे। 1973 में इसका 1873 में ये गठन हुआ था। और इनका एक फेमस जो पर्सनालिटी थे और इनका बुक भी है, ठीक है, दास्ता की ओर, गुलामी से मतलब दास्ता संबंधित इनका एक पुस्तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है कि सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब रहा। हालांकि एक नहीं बल्कि ऐसे 5 शहर था जहां से ब्रिटिश हुकूमत ये गायब रहा था। तो वो राज्य कौन सा था, क्षेत्र? तो ये बरही था। ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें या कीजिए। तो चूंकि ये 4 कथन है, तो इसमें से चारों कथन आप देख लीजिए, लेकिन जो सत्य कथन है सिर्फ हम लोग उस पर बातें करेंगे। तो सत्य कथन है कि भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन के द्वारा आरंभ किया गया था। ये चीजें गलत है। आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए सत्य कथन कौन नहीं है। ठीक है, स्वर्ण सिक्का पहले से ही चलन था। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। ठीक है, सातवाहनों ने शीशक सिक्के चलाए, ये भी सही है। गुप्त शासकों ने रुटयक नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे, यानी इसमें से आंसर आपको दिया D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुगल चित्रकला में किस शासक का युग स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का बादशाह या कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन ये कब आया है? ये आया 1942 में। उसके बाद गांधी और जिन्ना का वार्ता, ये बात शिमला कॉन्फ्रेंस, ये आता 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। और गांधी और जिन्ना का वार्ता 1944 में। तो ये ऑप्शन है। बाकी ये ABCD को देख लिया जाए। 5 नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर D। बाकी आप देख ही लिए कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो जो वित्त मंत्री थे उसका नाम था लियाकत अली खां। आप देखिए, नाम भुला सकते, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिए। जो नेहरू जो मतलब कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस चाहती थी कि सरकार चले, लेकिन जो लियाकत अली था, ये वित्त जो था वो ट्रांसफर ही नहीं करता था। ये विवाद बढ़ता गया और फाइनली सरकार से इस्तीफा हो जाता है, दोनों का मनमुटाव हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको D नंबर। नेक्स्ट 7, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रारंभ किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। हालांकि ये कथन सही नहीं है पूरी तरह से, इस ऑप्शन का सही है। सहायक संधि ऐसा माना जाता है कि 1772-73 में कहीं मद्रास या मतलब मद्रास राज्य के आसपास ही शुरू होता है। लेकिन सहायक संधि को सर्वाधिक प्रयोग, ठीक है, सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो वेलेस्ली। किसने किया? वेलेस्ली। 1798 से 1805 इसका कालखंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ABCD ये भी है, इसको देख लिया छोटा करके। कह रहा है पुस्तक दिया गया और उसका लेखक है, तो उसको देख लिया जाए। पहला है गुलशन इब्राहिमी। ये किसका है? ये है मोहम्मद कलीम फरिश्ता का। ये फरिश्ता का है। उसके अलावा तारीख है फिरोज शाही, ये कई बार पूछा जा चुका है।
ये किसका है? तारीख है फिरोज शाही, तो ये जो है जियाउद्दीन बर्नी का है। उसके अलावा मुनखात उत तवारीख, ये किसका है? तो ये आपको मिल जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी का है। और आईने अकबरी के लेखक है अबू फजल। कौन है आईने अकबरी के लेखक? अबू फजल। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैच द फॉलोइंग ही है, इसको भी देख लिया जाए। ऑप्शन है भारत में पुर्तगाली व्यापार। देखिए पुर्तगाली आता है 1498 में, ठीक है, लेकिन व्यापार स्टैब्लिश होता है 1503 में। उसके अलावा कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कब स्टैब्लिश करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये आ जाता है आपको 1600 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आता है? तो ये आता है 1664 में, सबसे अंतिम आता है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आता है 1602 में। और एक सवाल और पूछा जाता है कि डच बिहार में कब करता है? तो 1632 में। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? उसका नाम क्या है? तो वेद है जो आपको जो यजुर्वेद है, सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है, जिसमें मुंडको उपनिषद है, जिसकी चर्चा कई बार पूछा गया। सामवेद जो है ये यजुर्वेद ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। लेकिन आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना किया था? ये सोहरावर्दी बिहार में ज्यादा फेमस है, ये था जकारिया ने, ठीक है। कौन? बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य था कि एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। जी हाँ, चूंकि ये सेना को वेतन नगद में देता था, नकद में देता था, चूंकि नगद में देता था कम देता था, तो इसका कहना था चूंकि वेतन कम देते हैं तो बाजार में मूल्य नियंत्रित रहेगा, मूल्य कंट्रोल रहेगा, ताकि सभी सैनिक अपना भरण पोषण कर सके। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मैच द फ्लोइंग है, देख लिया जाए। क्या निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं कूट के प्रयोग से उसका उत्तर का चयन कीजिए। यानी कालक्रम तो कौन कौन किस समय आया है, इसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले बाजार कीमत का नियंत्रण ये अलाउद्दीन खिलजी का था? नहीं, पृथ्वीराज चौहान के पराजय, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण यह आ जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद आ जाएगा आपको बाजार कीमत, ये अलाउद्दीन खिलजी का, यह आ जाएगा 3 नंबर पे। उसके अलावा राजधानी का स्थानांतरण, तो यह आ जाएगा आपको 4 नंबर, सॉरी हाँ 4 नंबर। इसके अनुसार देखा जाए ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या आ जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये भी है सूची 1 को सूची 2 से शासक है और उसका पुस्तक के संबंधित है। पहला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये कौन सा है इसका पुस्तक? तो ये हो जाएगा आपको तुगलक नामा। उसके अलावा इब्न बतूता, या इब्न बतूता ये कौन सा हो जाएगा? तो रेहला। इब्न बतूता फेमस कौन सा है? रेहला। उसके अलावा मिन्हास उस सिराज, मिन्हास सिराज या मिन्हास उस सिराज, इसका कौन सा है? तो मिन्हास का है तारीख तबकात नासरी। और जियाउद्दीन बर्नी का कौन सा है? तो तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। और ऑप्शन वाइज देखा जाए ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? यह था तराइन का दूसरा युद्ध। जी हाँ, तराइन का दूसरा युद्ध, 92 वाला 92 में हुआ था, ये इसमें इसको पराजित किया था। पानीपत का युद्ध किसके लिए फेमस था? तो मुगल शासन, मुगल वंश की स्थापना के लिए। कन्नौज का युद्ध था, तो ये था ये जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण काल में मथुरा चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था। मूर्ति किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो मेनली था ये लाल वलवा पत्थर। जी हाँ, कौन था? चुनार से मंगा, मतलब ये लाल वलवा पत्थर था और मेनली यही था इस ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि कालक्रम मतलब घटना को काल अनुक्रमांक उसको सम्मिलित कीजिए या सजाइए। तो देख लिया जाए घटनाओं को। पहला है कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क आप समझ रहे हैं 78 AD का है। कलिंग का युद्ध 261 का है। चंद्र द्वितीय का राजकाल और अशोक का मृत्यु, ठीक है। तो ये जब अशोक का मृत्यु पहले आएगा फिर चंद्र द्वितीय का राज्यकाल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा कलिंग युद्ध, उसके बाद हो जाएगा अशोक का मृत्यु होता है, फिर होता है कनिष्क का राज्याभिषेक और फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये भी ABCD है। पहला है डलहौजी। डलहौजी कालखंड की बात की जाए तो 48 से 56 रहता है, 1848-56। ये डाकतार और उत्तराधिकारी संबंधित रहता है। तो पहले इसका जो उत्तराधिकारी अपहरण सिद्धांत था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 का 4 नंबर और ऑप्शन देखिए 1 का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बाकी है लॉर्ड रिपन, ये 80 से 84 रहता है, 1880 से 1884, ठीक है। ये स्थानीय स्वशासन और उदार रिपन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन के नाम से फेमस है। उसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सती प्रथा उन्मूलन जो कि 1829 में किया था, 1929। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था। तो ये किसने किया था दोहरा शासन का अंत? तो ये लॉर्ड वारेन हस्टिंग ने किया था। दोहरा शासन मतलब क्या था कि दो तरह का शासन था, एक तो उत्तराधि जो मतलब जिसके पास पावर है, ठीक है, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि पावर है वित्त का वसूली करना, ठीक है, कर वसूली करना, वित्त नहीं बल्कि कर वसूली करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन। तो ये दोनों अलग अलग, जैसे कि अभी केंद्र और राज्य का संबंध विषय है, तो उस तरह से वहां भी था। तो ये वारेन हस्टिंग था। तो आप देख सकते हैं कॉर्नवालिस किसके लिए फेमस है? तो स्थानीय स्वरस्थानीय, ये जो परमानेंट सेटलमेंट मतलब उसको क्या कहते हैं, स्थानीय जमींदारी, मतलब जमींदारी के एवोल्यूशन के लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दीवान का पद अथवा अवध राज में किस परिवार के पास था? दीवान का पद अवध राज में किस परिवार के पास था? यह था नीलकंठ नगर के एक गुजराती ब्राह्मण के पास। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। 22 नंबर कह रहा है, ये भी सुमेलित कीजिए उपयुक्त विकल्प का और चयन कीजिए। 22 नंबर। चलिए देखते हैं। सूरसेन, गंधार, कौशल और वैशाली। वैशाली क्या था? वैशाली एक संघ था जो आप कई बार आपने सुना भी होगा। तो वैशाली क्या था? तो जो आपको याद है, जैसे वैशाली वधी संघ का हेड था, ठीक है। इस तरह से देखिए 4 का 4, तो 4 का 4 देखिए, तो आपको ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। आप सूरसेन, ये सूरसेन मथुरा का पार्ट था, 1 का 2, 1 का 2, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। उसके बाद गंधार कला तक्षशिला से संबंधित था, कौशल अयोध्या से था। आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एलिमिनेशन ट्रिक को जरूर अपनाएं। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों की पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती वाला, ठीक है, इसे लाल कुर्ती वाला भी कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में होता है, डंडी मार्च के साथ शुरुआत होती है, उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सीमांत गांधी या सरहदी गांधी या पठान, इसको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, ये किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग भी लिए थे और 1896 में इसका गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की पहचान या नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलता है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है, उसमें मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। आप जो है नेक्स्ट पार्ट जो है ज्योग्राफी है, तो इसको देख लिया जाए। 26 है कि कथन और कारण का अध्ययन कीजिए और सही व्याख्या चुन के बताइए। चलिए देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलिए बातें तो सही है। शुक्र ग्रह का संघनन वायुमंडल में पाया जाता है। शुक्र ग्रह का संघनन वायुमंडल में पाया जाता है, यानी कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन ये व्याख्यान गर्म होने का कारण क्या है?
इसका CO2 है, ठीक है, गर्म होने के कारण वहां पर मौजूद CO2 गैस है। तो ये कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं बता रहे। कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं बता रहे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन से होने वाले निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? यह मेनली हो जाएगा संरचनात्मक सोपान। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक सोपान। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धारा से भिन्न है? ये मेनली दो तरह की धारा है, एक कोल्ड है, दूसरा हॉट है, ठीक है। तो कौन धारा अन्य से भिन्न है? देखिए, ब्राजील की धारा, लेब्राडोर, फॉकलैंड और कैनारी, ये तीनों जो है ये कोल्ड, ठीक है, जबकि ब्राजील है हॉट करेंट, साथ ही साथ ये ब्राजील और गल्फ स्ट्रीम भी हॉट है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से, ये घास का मैदान है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको पिछले बार 29 नंबर है, ये देश है और ये घास का मैदान है। देखिए इसमें ऑप्शन बी पे फोकस कीजिए। ये बी क्या है? आप ग्लोब को देखिए, ये डाउन पर है, ये पूरे ग्लोब में ये सबसे डाउन पर है ना, यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान है? डाउन्स। ऑप्शन ए, यानी 2 का ए। आप ऑप्शन देखिए, 1 का 1 ये खत्म, 1 का 3 ये खत्म, 1 का 4 ये खत्म, यानी गारंटेड है। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, यानी 1 का 2 हो गया, ऑप्शन सी आ जाएगा। बाकी देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, इसमें बेल्ट है, यानी 1 का 3। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में कौन सा है? पंपास है, ब्राजील के आसपास का है। उत्तरी अमेरिका पेरियरी है, जिसे दुनिया का मतलब कि रोटी का कटोरा कहा जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत में भूकंप प्रायः आता है। पहली बात तो अरावली सबसे पुराना है, यहाँ पर आएगा नहीं। दूसरी बात, जो दक्षिण भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर भूकंप बहुत कम आता है। तो आएगा कहाँ पर? तो जो ज़्यादातर आएगा आपको गुजरात में, चूँकि यहाँ पर भयानक भूकंप आ चुका है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। आप सिर्फ ट्रिक लगाइए कि दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आता है, क्योंकि ये सबसे पुराना भाग है, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कच्छ के रण में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आया है। नेक्स्ट है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है और ये नीचे सूची दिया गया है। चलिए देखते हैं, हीराकुंड, सरदार सरोवर, ये सरदार सरोवर ये कौन सा है? तो नर्मदा पर है, यानी 2 का 1 नंबर। तो अब 2 का 1 नंबर, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी आंसर आ जाएगा गारंटेड क्या आ जाएगा? 3 नंबर। अब देखिए, आपको मैं बताया था कृष्ण जी हैं वो नाग सांप से खेलते हैं, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, यानी 4 का 4 नंबर। ये भी देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये सरदार सरोवर 2 नंबर पर है, 2 का 1 नंबर, यानी 2 का 1, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा क्या है? हीराकुंड, ये महानदी पर है। उसके अलावा राणा प्रताप सागर, ये चंबल है, जो कि राजस्थान का पार्ट है। और नागार्जुन तो नाग सांप है, वो कृष्ण जी नाग सांप से खेलते थे, तो 4 का 4, यानी इसके ट्रिक से भी आप देख सकते हैं कि 4 का 4 कौन कौन है। तो आंसर डी आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा आपको बी नंबर। क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है, ये कहाँ पर विस्तार है? तो अंतरीप कुमारी अंतरीप के कृष्णा डेल्टा तक, ठीक है। ये मेरी जो है ना, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी है। तो अब ये जो तट है ना, ये हुआ कोरोमंडल, यहाँ तक डेल्टा तक है। और ये जो हो जाएगा आपको मालाबार। क्या हो जाएगा? मालाबार। नेक्स्ट वैसे भी कह सकते हैं कि केरल में बहुत ज़्यादा मालाबार आदमी, मतलब मालेमाल आदमी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में भंगर मिट्टी मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो जो मेनली जो मिलेगा ये पूर्वी चंपारण व नालंदा सासाराम के क्षेत्रों में, ठीक है, मिल जाएगा आपको बी नंबर। और जलोद मिट्टी कहाँ मिलेगा? जलोद मिट्टी मिलेगा जो पटना है, ये सॉरी बिहार ही है, ये जो गंगा नदी है ना, इसके जस्ट किनारे दोनों साइड जलोद मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट, जलोद को ही नवीन मिट्टी भी कहते हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सेमांग कांगोर आता है, ठीक है। मसाई ये पूर्वी अफ्रीका जनजाति है। बद्दू केनिया का है, सॉरी कीनिया, ये भी सही है। लेकिन सकाई ये जापान का नहीं है, ये आंसर गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। 34 का डी। 35 कह रहा है
दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सा नदी जानी जाती है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। आप लोग को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सा है और दक्षिण गंगा कौन सा है। इसका जो क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया है। एक तो पवित्रता के आधार पर कहा था, दूसरा इसमें पानी का प्रवाह। ठीक है, पानी का प्रवाह, यही 2 आधार है गंगा का निर्धारण करने का। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा और इसको टेक्निकली समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। गोदावरी नदी यहाँ बहती है और जो कावेरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी यहाँ पर बहती है। ये दक्षिण भारत लगा हुआ है, यही मतलब कि पूरे दक्षिण में गंगा कौन है और दक्षिण का गंगा कौन है। तो ये दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है, जो निर्यात नहीं करता है। ये नहीं करता है जो मेनली ये चीन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है। देव जी है, कौन सा है, देव प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि चीनी उत्पादन और गन्ना दोनों अलग चीजें हैं। फिर से समझिए, गन्ना में अभी भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है, लेकिन चीनी में महाराष्ट्र है। क्यों, कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में इथेनॉल यानी C2H5OH का उत्पादन होने लगा गन्ना से, इसीलिए उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा होता है लेकिन चीनी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहां पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है, तो यह जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। कहां जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए ठंडा प्रदेश में तो भाई हम लोग सूख जाते हैं, सुकर जाते हैं, तो जीव जानवर और जंतु कहां सूख, नहीं, ऑप्शन खत्म। उष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर क्या होता है कि बारिश भी बहुत ज्यादा होता है। जब ज्यादा बारिश होगा तो कठिनाई ज्यादा होती है। ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 40 नंबर 40 कह रहा है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जबकि जो हुबली कर्नाटक का है, हुबली, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का लंबा क्या है, स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ये नदी है और उससे सहायक नदियां हैं। चलिए देखते हैं 42 नंबर कह रहा है कि कृष्णा नदी, तो कृष्ण क्या हो जाएगा, भीम, कृष्ण, और कहते हैं महाभारत में कृष्ण और भीम दोनों है। ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्रा का आपको दिख जाएगा कौन, तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा का पार्ट है। गोदावरी नदी तो इंद्रावती हो जाएगा। और यमुना नदी का चंबल, यमुना नदी का 3-4 याद कर लीजिए, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, ये सब पूछा जाता है। और ब्रह्मपुत्रा का मानस, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ये सोचिए, सॉरी ये कथन है, तो कथन को देख लिया जाए। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ये गलत है, यानी भारत का जो ये क्षेत्र है ना, ये वाला मतलब गुजरात, सॉरी ये मतलब कि हरियाणा वाला या बिहार में भी, बिहार में जो ठंडी बारिश होती है ना, सॉरी ठंडी में जो ये आता है भूमध्य सागरीय से, ये कथन गलत हो गया। ग्रीष्म ऋतु में इसको तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सुनते हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये ग्रीष्म, सॉरी भूमध्य सागरीय का ही है। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है ग्रीष्म ऋतु में। ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। ठीक, यानी आर सत्य है और ए गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर। नेक्स्ट इसको हरियाणा में मावट बारिश भी कहते हैं। नेक्स्ट 44। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है।
ये क्या कहलाती है? तो रासायनिक अपक्षय कब होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक होता है, जैविक होता है, सब मिला के इसको अपक्षय होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मसाई। मसाई क्या है? तो ये आदिम जनजाति है का मूल निवास कहाँ पर है? अभी जस्ट ऊपर आप लोगों ने देखा है, ये मूल निवासी है पूर्वी अफ्रीका का ये सवाना घास के मैदान। कभी कभी पूछ देता है सवाना घास के मैदान में कौन सा जनजाति रहता है? तो मसाई। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है। यानी प्रगति की गति को बदल सकता है, बिल्कुल ही बदल सकता है। कब ये? तो नव निश्चयवाद का ये आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। टोडा भी जनजाति है। टोडा जनजाति का निवास स्थान है। मैंने ट्रिक के तौर पर याद किया था, तो से टोडा और तो से तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए, देखिए इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियां। इलायची है केरल में, ठीक है, केरल में, और नीलगिरी की पहाड़ियां ये है। तो ये 3 जंक्शन है नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आता है। तो ये जगह आपको ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है? ये जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बताया था कि चीनी गन्ना उत्पादन होता है यूपी में ज्यादा, लेकिन चीनी महाराष्ट्र में, यही चीज ये कहना चाह रहा है। तो क्या इसका कारण क्या है कि गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। जी हाँ, जो महाराष्ट्र में जो चीनी उत्पादन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होता है। कारण क्या है कि वहां पे ये जो सन है यानी सूर्य जो है वहां पे ज्यादा होता है, और मिट्टी का भी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये मैच द फ्लोइंग है। 49 क्या कर रहा है? ठीक है, तो ग्रेनाइट क्या है? ये नीस का पार्ट है। गैब्रो ये किसका पार्ट है? तो यह जगह आपको सर्पेटाइन। ऑप्शन डी नंबर। बलुआ पत्थर किसका? पहले तो सलेट, ट्रिक के तौर पे सलेट और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। तो आप सब ऑप्शन देखने पर आपको मिल जाएगा सी नंबर। क्या मिल जाएगा? ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नहीं है ना, इसको विशेष तौर पर क्वेश्चन में भी रेखांकित करें। ठीक है, विलुबियस इटली, एरेबस अलास्का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, मोनालोआ हवाई द्वीप। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है एरेबस जो है अलास्का का पार्ट नहीं है। बाकी विसुवियस इटली का पार्ट है, इक्वाडोर कोटोपैक्सी है, और हवाई द्वीप मोनालोआ ये है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 51 नंबर है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। कह रहा है कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है? हालांकि अब ये रोजगार 125 दिन को हो गया है, और यह था मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा। ऑप्शन ए। अब इसमें बढ़ गया, मूल प्रावधान में 100 दिन था। ठीक है, 52 नंबर, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। वैकल्पिक क्या मांग हो जाएगा? सिंपल सी बात है, मांग लोचदार हो जाएगा। जैसे कि आप कोचिंग में बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जरूर नहीं कि आप मेरे से ही पढ़िए, कहीं भी पढ़ सकते हैं। यही चीज है कि लोचदार हो जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? ये सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। ये सिद्धांत है और ये अर्थशास्त्री है। पहला क्या है कि WS जेवेंस, ये किसका था? इसका जो संबंध था मेनली सूर्य के धब्बे के सिद्धांत से था। हायेक का संबंध किससे था? तो हायेक जो था मेनली ये जो दिया था ये था अतिनिवेश के सिद्धांत। J.R. हिक्स का संबंध किससे था? तो इसका जो था गुणांक त्वरित अंतःक्रिया से, और हट्रे इसका संबंध था मौद्रिक सिद्धांत से। देखिए ये पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी आंसर देखना है तो आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कौन सा कथन सही है? कह रहा है मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। यानी मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से
व्युत्पन्न किया जा सकता है। यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि उत्पादक निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में उत्पादन के मूल्य एवं गुणवत्ता के संदर्भ में मनमाना व्यवहार कर सकता है। आप याद कीजिए अंग्रेज को, वो क्या करता था, मोनोपोली, अर्थात उसका एकाधिकार था, वही केवल सामान बेचे था। जब एकाधिकार होगा तो मोनोपोली होगा, यानी मनमाना ढंग से बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी घटक विकास उन्मुखी राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। राजकोषीय यानी फिजिकल पॉलिसी का भाग नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बैंक दर नीति ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज होता है। विकास उन्मुखी एक आरबीआई वर्क करती है, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट वर्क करती है। तो ये जो बैंक दर है ना वो गवर्नमेंट का नीति है, बाकी बजट नीति, ऋण नीति, व्यय नीति ये सब सरकार का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियां के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां में सम्मिलित नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां मतलब जिसमें कैपिटल का फॉर्मेशन हो, तो कौन नहीं है। देखिए सार्वजनिक उद्योग तथा सेवा के आय, जब सार्वजनिक उद्योग एवं सेवा के आय में क्या पूंजीगत प्राप्तियां होगा, क्या नहीं होगा। यदि आंसर ये हो जाएगा। बाकी देख लिया सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करना, जैसे पुल बना देना, तो पुल में तो कैपिटल बन रहा है ना। विदेशी ऋण देना, जो विदेशी ऋण देंगे, जिसको ऋण देंगे उस इंटरेस्ट आएगा, ऋण अदायगी का प्राप्त होना, वही चीज है। तो आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में MR1 ग्रेटर देन MR2 हो तो एकाधिकारी, ये कहना चाह रहा है एकाधिकारी क्या होगा। ये होगा कि दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, जब पेप्सी आया था ना, पेप्सी और कोको कोला, ठीक है, तो पेप्सी वाला क्या किया था, नहीं कोको कोला वाला क्या किया था, पेप्सी का सभी बोतल, जितना मार्केट में बोतल आता था, बोतल खरीद लिया पेप्सी का, और वापस पेप्सी बोतल ही खरीद लेता था, और खरीद के पूरा इकट्ठा कर लिया। इससे क्या हुआ, अचानक पेप्सी का बोतलिंग क्या हो गया, कम हो गया, और कोको कोला बूम कर गया था। ऐसे चीजें होता है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 59 यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि स्वरूप क्या होगा। बेरोजगारी है तो मुद्रा की वृद्धि क्या होगा। भाई एक बेरोजगार है, इसको कॉमन सेंस सोचिए, इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा। भाई बेरोजगार है तो मुद्रा सिद्धांत क्या होगा, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जब पैसा ही नहीं है तो फिर हमारे लिए जीवन में कि कीमत स्तर में वृद्धि होना, कीमत स्तर में कमी होना, मुद्रा का प्रचलन का वेग होना, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये चीज नहीं लागू होगा। नेक्स्ट ये इकोनॉमिक्स का आखिर क्वेश्चन है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, यानी इन्वेस्टमेंट, ये कब किया गया था, 1996 में, 1996 में। अब जो चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ये सेक्शन 3 है। देखा जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चंस 3 बार बीपीएससी पूछा, हाल में 66वां या 67वां में पूछा था। तो ये कब आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये आया था 1952 में। अच्छा 66वां या 67वां में पूछा क्या था कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रम। अब देखिए सामुदायिक विकास मतलब एक समुदाय का, उसमें बहुत सारी योजनाएं चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में है। ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। किस में है, 7वीं में। 12वीं में क्या है, तो नगर निगम, ठीक है, और 10वीं में क्या है, दल बदल। नेक्स्ट अब 5वीं में क्या है, तो ये आपको बताना है, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। भारत संघात्मक है, ये सही है। भारत क्या है, संघात्मक है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है, ये भी सही है। अमेरिका संघात्मक, ये भी सही है। ब्रिटेन संघात्मक नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। और भारतीय जो संघ है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पे, क्या है, कैनेडियन मॉडल पे वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ। पहली बार चूंकि इसको पूछा था फर्स्ट टाइम कब पारित हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो फर्स्ट टाइम हुआ था पारित हुआ था फर्स्ट टाइम 1990 में, ठीक। कब हुआ था, 1990 में, और आया था 66-67 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यह करता है महामहिम राष्ट्रपति, और यह प्रतिवेदन भी महामहिम राष्ट्रपति को ही सौंपता है अपना रिपोर्ट
हर साल सौंपता है। 66 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका था? यह था केटी शाह का। किसका था? केटी शाह का। और इसी से संबंधित क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहे थे। आपके दिमाग में आया होगा गांधी जी, लेकिन वो क्रिप्स मिशन के बारे में कहे थे और केटी शाह ने इस तरह के कथन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? ये अनुच्छेद है 355। कौन है? अनुच्छेद 355। और 355 के आधार बना के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी 356 का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, 355 ही आधार होता है 356 का। संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो कौन था? मुंशी जी थे। तो ऑप्शन देखा जाए 68 का क्या हो जाएगा? बी एन राव साहब थे। कौन थे? बी एन राव साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये नेहरू जी किए थे, ठीक है, और चाइना के साथ किए थे। इसमें 5 सिद्धांत था। सॉरी, ये नेहरू जी किए थे और टीटो किया था और एक और व्यक्ति था, 3 मिलकर किया था गुटनिरपेक्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा। चाइना नहीं, बल्कि ये चाइना नहीं था, सॉरी, चाइना के साथ किया था पंचशील, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि राज अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। यह कथन किसका है? यह कथन यह टी.एच. ग्रीन का है। किसका है? टी.एच. ग्रीन का। और आदर्श राज किसका है? आदर्श राज है प्लूटो का। आदर्श राज किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए? यह राज्य कितना होता है? 4। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत किसका प्रजा है? तो भारत किसी का प्रजा नहीं है। क्या है भाई? हम लोग के कोई राजा नहीं है। प्रजातांत्रिक जो शब्द है, चूंकि डेमोक्रेसी का अनुवाद है, डेमोक्रेसी का 2 अनुवाद है, एक है प्रजातंत्र, दूसरा लोकतंत्र। तो हम लोग लोकतंत्र है। प्रजातांत्रिक जो है ब्रिटेन के संबंध में ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 का है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 1/10 होना चाहिए। और पूछे जाएगा लोकसभा में कितना होना चाहिए? तो 55। कितना होना चाहिए? 55 मिनिमम। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो ये बज्जी संघ था, वहां से आया है, ठीक है। 74, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी विचारधारा। और जो कार्ल मार्क्स था, ये वैज्ञानिक मार्क्सवाद भी दिया था, ठीक है। वैज्ञानिक मार्क्सवाद किसे दिया हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी होता है। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो ऑप्शन देख लिया जाए 75 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कारण है कि लोकसभा के प्रति, वैसे भी कहा जाता है कि जो कैबिनेट है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। यही तो कैबिनेट है ना, कैबिनेट तो संघीय है ना। और जो मेंबर ऑफ एमपी जो है वो किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मांगने को बाध्य करता है? यह है आपको ऑप्शन 78। अनुच्छेद 78 है। और एक चीज ध्यान रखना है, 75 में ही जो 75(3) में क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। 75(3) में जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 77। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसी बात ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट सही नहीं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी का निलंबन किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78।
78 कह रहा है कि संविधान सभा के अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का महत्व है। तो महत्व क्या है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, संवैधानिक मशीनरी होना चाहिए, ठीक है, और इसका आधार 355 होता है, यानी 355 को आधार बनाता है। अगर इसमें काल तक संवैधानिक मशीनरी फेल है और फिर 356 को लगाया जाता है। 79 किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ये 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज, और 74वां किससे था? तो 74वां था नगर निगम से। 80 और आखिर क्वेश्चन है, अगर आपको फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कर्ण IAS अकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या आप सर्च कर लीजिए KARN कर्ण IASISPCCS एंड अकेडमी। 80 जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन 1 नंबर। फ्रेंड्स बाकी भी आप देख सकते हैं कि इसका जो भाग 2 है, भाग 2 है 80 क्वेश्चंस का, ठीक है, ये भी आपको इसमें दिया गया। साथ ही साथ आज नहीं, आप तो कल से परसों तक में आपको क्या मिलेगा? कल से परसों तक में आपको जो 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।